प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध विचारक कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का विश्लेषण करेंगे। कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का विवेचन अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया है। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद का विशद अध्ययन किया था और पूंजीवाद के संबंध में उसका एक महत्वपूर्ण विचार अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। लेकिन इसे समझने से पहले हमें मूल्य के श्रम सिद्धांत को जानना होगा। मूल्य का श्रम सिद्धांत क्या है? मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु के साथ दो प्रकार की मूल्य की बात जुड़ी हुई होती है, एक उपयोग मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर उसका उपयोग मूल्य निर्धारित होता है। जैसे प्यासे के लिए पानी का निश्चित रूप से बहुत अधिक उपयोग मूल्य है, जबकि एक अन्य व्यक्ति के लिए जो प्यास का अनुभव नहीं कर रहा है, पानी का कोई उपयोग मूल्य नहीं है। विनिमय मूल्य का प्रश्न तब उपस्थित होता है जब किसी वस्तु को बाजार में बेचा जाता है। जिस मूल्य पर खरीदार विक्रेता से उस वस्तु को खरीदता है, उसे उसका विनिमय मूल्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 1 टन गेहूं के बदले 2 थान कपड़ा या 1000 रुपये की धनराशि प्राप्त की जा सकती है, तो यह 1 टन गेहूं का विनिमय मूल्य है। मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था की विवेचना की दृष्टि से विनिमय मूल्य का ही महत्व है। सभी वस्तुएं बाजार में बेची और खरीदी जाती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि कोई ऐसा सामान्य तत्व अवश्य है जो इन सभी वस्तुओं में विद्यमान रहता है। वह तत्व श्रम ही हो सकता है जो सभी वस्तुओं में न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान है। अतः किसी वस्तु का विनिमय मूल्य मानव श्रम की उस मात्रा से निर्धारित होता है जो किसी विशेष समाज में उसके निर्माण के लिए खर्च किया जाना आवश्यक है। यही मूल्य का श्रम सिद्धांत है। अपने मूल्य के श्रम सिद्धांत के आधार पर मार्क्स ने महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं। उनका विचार है कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर खर्च किए गए केवल श्रम के अनुसार होता है, किंतु बाजार में यह वस्तु काफ़ी ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है और उसके बेचने से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त धन पूंजीपति के द्वारा अपने पास रख लिया जाता है। मार्क्स का कहना है कि पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया यह धन ही अतिरिक्त मूल्य है। समय मार्क्स के शब्दों में, यह उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। अन्य शब्दों में, यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति मजदूर के श्रम से प्राप्त करता है, जिसके लिए उसने मजदूर को कोई मूल्य नहीं चुकाया है। उदाहरण के लिए, किसी फैक्ट्री में यदि एक मजदूर एक साड़ी बनाता है तो उसे 6 रुपये मिलते हैं, और मान लीजिए उस साड़ी से में लगने वाली सामग्री की कीमत 8 रुपये है, किंतु वह साड़ी बाज़ार में 20 रुपये में बिकती है। इस प्रकार लागत मूल्य 14 रुपये निकाल देने के बाद 6 रुपये ऐसा अतिरिक्त मूल्य है जिसे पूंजीपति बिना किसी प्रकार का परिश्रम किए ही प्राप्त कर लेता है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि यह अतिरिक्त मूल्य वस्तुतः श्रमिकों के श्रम का ही परिणाम होता है। अतः न्याय की मांग है कि वह उसे ही प्राप्त होना चाहिए। चूँकि श्रमिक लोग वर्तमान उत्पादन व्यवस्था में उत्पादन के साधनों के स्वामी नहीं होते, इसलिए उन्हें उनके श्रम से उत्पन्न यह अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता तथा वह उन पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाता है जो उन साधनों के स्वामी होते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा इस प्रकार अतिरिक्त मूल्य का हड़प लिया जाना आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था का बड़ा अन्याय है तथा इस व्यवस्था में श्रमिकों की स्थिति दासों से नाम मात्र के लिए ही अच्छी है। दासों तथा श्रमिकों की स्थिति में यदि कोई अंतर है तो वह यही है कि दास प्रथा में दास व्यक्ति को दासता के कारण उसके उचित पारिश्रमिक से वंचित रखा जाता था, और आधुनिक अर्थव्यवस्था में श्रमिक अपनी असहाय दशा से बाध्य होकर पूंजीपति के साथ ऐसी शर्त पर नौकरी करने के लिए
राजी हो जाता है कि उसे अपने श्रम का उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता, क्योंकि श्रमिकों के पास उत्पादन के साधनों को खरीदने की शक्ति नहीं होती। वे बाध्य होकर अपना श्रम पूंजीपतियों को नाम मात्र की कीमत पर बेच देते हैं तथा इस प्रकार उनके श्रम से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य पूंजीपतियों की जेबों में चला जाता है। ये था कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की विभिन्न आलोचनाएं की जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली, श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक व्यवस्था के संबंध में श्रम को ही वस्तु के मूल्य का एकमात्र व अंतिम निर्धारक तत्व माना है और यह प्रतिपादित किया है कि पूंजीपति जिसे लाभ कहते हैं वह श्रम का अतिरिक्त मूल्य ही है। किंतु मार्क्स का यह विचार त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि श्रम के अतिरिक्त भूमि, पूंजी, प्रबंध व साहस के द्वारा भी उत्पादन के साधन के रूप में कार्य किया जाता है। अतः लाभ को केवल श्रम का अतिरिक्त मूल्य न कहकर यदि इन सभी साधनों का परिणाम कहा जाए तो अधिक तर्कसंगत व औचित्यपूर्ण होगा। इस प्रकार मार्क्स के सिद्धांत का मूल विचार गलत है और उस पर आधारित उसका सिद्धांत भ्रांतिपूर्ण है। दूसरा, पूंजीपति द्वारा किए जाने वाले अनेक व्ययों का उल्लेख नहीं। मार्क्स के द्वारा इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया है कि वस्तुओं के उत्पादन में पूंजीपति को श्रमिक के अतिरिक्त अन्य अनेक बातों पर धनराशि व्यय करनी होती है। मिल मालिक को कारखाने की सुधार, मशीनों की घिसावट, श्रमिकों को उत्तम जीवन, बेकारी के बीमे, बोनस आदि देने में धनराशि देनी होती है। यह समस्त व्यय मार्क्स के कथित अतिरिक्त मूल्य में से ही होता है। तीसरा, सिद्धांत अस्पष्ट और अतिरंजित। मार्क्स के सिद्धांत का एक बड़ा दोष यह है कि वह इसमें मूल्य और कीमत आदि शब्दों का प्रयोग मनमाने अतिरंजित ढंग से करते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ में मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जैसा कि अलेक्जेंडर ग्रे कहते हैं, कोई भी हमें यह नहीं बता सकता कि मूल्य से मार्क्स का वास्तव में क्या अभिप्राय था। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा मिल मालिक और सामान्य मजदूर का जिस रूप में वर्णन किया गया है उससे वे वर्तमान वास्तविक जगत के नहीं वरन कल्पना लोक के प्राणी लगते हैं। चौथा, मानसिक श्रम की उपेक्षा। मार्क्स ने केवल शारीरिक श्रम को ही श्रम माना है और मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। वस्तुतः तकनीकी ज्ञान, प्रबंध पटुता और व्यावसायिक कुशलता वस्तुओं के निर्माण और तैयार वस्तुओं के लिए उपयुक्त बाजार ढूंढने में महत्वपूर्ण योग देते हैं। उद्योग से प्राप्त होने वाला लाभांश बहुत कुछ सीमा तक इन पर निर्भर करता है। पांचवा, सिद्धांत विरोधाभास युक्त है। कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में अनेक विरोधाभास भी देखे जा सकते हैं। मार्क्स एक और तो कहता है कि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य अथवा लाभ के लिए नई मशीनें लगाता है, किंतु दूसरी ओर यह भी कहता है कि मशीनें, कच्चे माल आदि से कोई अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं होता। अतिरिक्त मूल्य केवल श्रमिकों से ही मिलता है। मार्क्स के ये दोनों ही विचार परस्पर विरोधी हैं। इसके अतिरिक्त यदि अतिरिक्त मूल्य श्रम से ही मिलता है और नई तथा अधिक मशीनें लगाने से उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाती, तो पूंजीपति अधिक मशीनें लगाकर श्रमिकों की संख्या में कमी करने का प्रयत्न क्यों नहीं करता है। मार्क्स का यह कथन भी ठीक नहीं है कि अतिरिक्त मूल्य से स्वतः नई पूंजी बनती चली जाती है। यदि ऐसा होता तो कंपनी को ज़्यादा ब्याज पर ऋण लेने और कंपनी के हिस्से बेचकर नई पूंजी प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना होता। मार्क्स वास्तव में इस प्रकार के परस्पर विरोधी विचारों में उलझ कर रह गए। छठा, सिद्धांत आर्थिक कम प्रचारात्मक अधिक। वास्तव में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आर्थिक होने की अपेक्षा प्रचारात्मक अधिक है, क्योंकि इसका उद्देश्य वस्तु के मूल्य के कारण की विधिवत विवेचना नहीं वरन पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक वर्ग के साथ किए जाने वाले अन्याय का प्रकार है। इस संबंध में कैरी हंट ने लिखा है कि मार्क्स का यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसी भी रूप में मूल्य का सिद्धांत नहीं है। यह वास्तव में शोषण का सिद्धांत है, जिसके द्वारा यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि साधन संपन्न वर्ग सदैव ही साधनहीन वर्ग के श्रम पर जीवित रहता है। कोल और बर्ट्रैंड रसेल द्वारा भी ऐसे विचार व्यक्त किया गया है और उसके एक प्रसिद्ध जीवनी लेखक मैक्स बियर ने यह भी स्वीकार किया है कि इस विचार को स्वीकार करना संभव है कि मार्क्स का सिद्धांत आर्थिक सत्य के स्थान पर राजनीतिक और सामाजिक नारेबाजी है। उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आज भी महत्व है।